नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का प्रचार पूरे शबाब पर है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहे हैं। हरियाणा में 5 तारीख को यानी 5 अक्टूबर को ही 90 की 90 सीटों पर मतदान है, जबकि जम्मू कश्मीर में 90 सीटें ही हैं, लेकिन वहाँ 3 चरणों में मतदान हो रहे हैं। पहले चरण के मतदान हो चुके, दूसरे चरण का मतदान आज है और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को है। 8 अक्टूबर को दोनों ही राज्यों में मतगणना है, यानी उसी दिन पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, कौन सी पार्टी जीत रही है। लेकिन हरियाणा का चुनाव अगर देखा जाए तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर दिखाई पड़ रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर तो दिखाई दे रही है, लेकिन जो इसके अलावा जो गठबंधन बने हुए हैं उनके बीच में भी एक दिलचस्प टक्कर दिखाई पड़ रही है। और ये पता चल रहा है कि ये आखिर किसको, कांग्रेस को ये फायदा पहुंचा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये कौन से गठबंधन है? एक तो इंडियन नेशनल लोकदल यानी जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है, इनेलो और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। उसका गोपाल कांडा की पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी से भी उसका समझौता है, यानी उन तीनों का एक गठबंधन है। और चूंकि गोपाल कांडा ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी चुनाव जीतने के बाद, इलेक्शंस के बाद। बीएसपी का भी उनका साथ है। दूसरी ओर जननायक जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की ही आज़ाद समाज पार्टी, जिसको पहले भीम आर्मी कहते थे, उसके साथ गठबंधन है। इनेलो और बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो इनेलो 57 सीटों पर लड़ रही, 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर, जबकि इसका जो गठबंधन है यानी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी, ये 70 और 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती उत्तर प्रदेश में, मुख्य आधार उनका उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में आधार बिल्कुल घटकर इस स्तर पर पहुंच चुका है कि उनके पास विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा कहीं सदस्य नहीं बचे हैं। केवल और केवल उत्तर प्रदेश में एक विधायक उनकी पार्टी के जीत कर आए हैं 2022 में, और वो भी विधायक ऐसे हैं कि कहा जाता है कि वो अपने ही दम पर जीत कर आते हैं। पार्टी का सिंबल तो एक नाम मात्र का होता है, यानी अगर वो निर्दलीय भी लड़े, उनका नाम है उमाशंकर सिंह, निर्दलीय भी लड़े तो जीत जाएंगे। उनकी अपने क्षेत्र में जहाँ से वो जीतते हैं, बलिया में, वहाँ से उनकी कुछ इस तरह की इमेज है। खैर, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती, उसके बावजूद उन्होंने हरियाणा में गठबंधन किया है, और गठबंधन इनेलो के साथ किया है, जिसका गोपाल कांडा के साथ भी गठबंधन है। और गोपाल कांडा खुलकर कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। इधर बीएसपी नेता मायावती राहुल गांधी के उस बयान को लेकर काफ़ी हमलावर हैं। कई ट्वीट, लगातार कई दिनों तक उन्होंने ट्वीट किए और कि आरक्षण खत्म करने की बात राहुल गांधी ने की है। वही जो उन्होंने अमेरिका में एक सवाल के जवाब में कहा था, उनसे पूछा गया कि भारत में आरक्षण कब तक जारी रहेगा, तो उन्होंने कहा जब तक आरक्षण के पीछे, जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उसके पीछे संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक आरक्षण जारी रहेगा। और अगर वो पूरी हो जाएगी तो आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मंशा ये थी कि समाज में जो गैर बराबरी है, जब वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर आरक्षण की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। उसकी कई नेताओं ने कहा, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उस बयान का जिक्र किया। उसके अलावा बीजेपी के कई नेताओं ने तो इसी मामले में राहुल गांधी को धमकी तक दे दी। अब बीएसपी नेता मायावती ने भी उस समय भी कहा, उसके बाद भी कहा, लगातार उनके ये ट्वीट आ रहे हैं कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर आरक्षण को खत्म करने का ऐलान कर दिया। ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है, और पूरे ट्वीट में उनकी भाषा लगभग वही है जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। दरअसल है क्या कि पिछले कई साल से, या कह सकते हैं कि पिछले 10 साल से, चूंकि 2014 से ही बहुजन समाज पार्टी का पतन बड़ी तेजी से हुआ,
उसके पहले वो 2007 से लेकर 12 तक पूर्ण बहुमत की उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। 2012 में सरकार नहीं बनी, लेकिन सम्मानजनक सीटें उनको मिली। पर 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी संख्या 0 हो गई। उसके बाद राज्यसभा से भी धीरे धीरे कम होते गए और 2022 के विधानसभा चुनाव में तो केवल एक विधायक उनका रह गया। और उससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उनकी उस मात्र 17 विधायक रह गए। वो भी कार्यकाल खत्म होते होते ज़्यादातर विधायक पार्टी छोड़ गए। तो 2014 में लोकसभा में 0 सीटें पाने वाली बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, तो उसकी सीटें बढ़ के 10 आ गई 10 लोकसभा में। लेकिन फिर ये गठबंधन टूट गया। 2022 में फिर अकेले चुनाव लड़ी और एक विधायक उनका जीत सका, जिसकी चर्चा मैंने भी की। 2022 में पहली बार ऐसा हुआ कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था, वोट परसेंटेज था, उसमें बहुत एक बड़ा गैप दिखाई पड़ा, गिरावट, तेज गिरावट दिखाई पड़ी। और 2024 के इलेक्शन में, जो भी पिछले दिनों लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, उसमें भी उनका वोट परसेंटेज गिरकर बहुत नीचे आ गया। और 2022 के विधानसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में उन पर खुले तौर पर यह आरोप लगे कि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रही हैं। उसके अलावा कई दूसरे राज्यों में भी वो हर जगह अपने कैंडिडेट खड़े करती है, तो माना जाता है कि इससे ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाह रही हैं। लेकिन जिस तरह से वो हमलावर रहती हैं कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी पर, वो ये साफ दिखाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को तो समर्थन दे सकती हैं, उसके साथ सरकार बना सकती हैं, उसको बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है, पिछले 10 साल से केंद्र में सरकार में नहीं है, लेकिन तमाम मुद्दों पर सत्तारूढ़ सरकारों को घेरने के बजाय बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का निशाना कांग्रेस पार्टी होती है और कांग्रेस के नेता होते हैं। अब हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं, वहां भी ये साफ माना जा रहा है कि इनेलो बसपा का जो गठबंधन है, वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी वहाँ झेल रही है, उसका सामना करना पड़ रहा है, स्थिति वहाँ उसकी अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये किया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि अगर ये गठबंधन बन जाता है तो कुछ दलितों का वोट काट सकता है, कुछ जाटों का वोट काट सकता है, कुछ अल्पसंख्यकों का वोट काट सकता है। और ये मुख्य बेस है कांग्रेस पार्टी के वोट के। हालांकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी वोट कांग्रेस पार्टी को देंगे, सामान्य वर्ग के लोग भी देंगे, ब्राह्मण भी देंगे, क्षत्रिय भी, ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी का जो वोटर है इस समय, एक तो जाट समुदाय, किसान में सब आते हैं, युवा सब आते हैं, तो ये सभी लोग नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस की ओर जाएंगे। लेकिन जातिगत आधार पर अगर कुछ भी वोट कट जाए तो सीधे तौर पर ये कांग्रेस पार्टी को नुकसान करने वाला होगा। यही चीज़ जननायक जनता पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला और जो आज़ाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ जो समझौता हुआ है, उसके साथ भी ये कहा जा रहा है। हालांकि हरियाणा में ये देखने में, हरियाणा में लगभग 20-21% दलित हैं। और पिछले चुनाव में अगर देखा जाए 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, मुश्किल से 4-4.25% वोट मिला था बहुजन समाज पार्टी को। अब इस चुनाव में कितना उसको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि उसको जो वोट मिलेगा वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला होगा। तो ऐसी स्थिति में वो बहुजन समाज पार्टी की नेता आरक्षण का मुद्दा उठाकर, आरक्षण पर घेरकर और राहुल गांधी को घेरकर अपने उस वोट परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश में लगी। जाहिर सी बात है सीटें उनकी नहीं निकलने वाली हैं, ये उनको भी पता है। गठबंधन के बावजूद बहुत मुश्किल है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं निकलेगी, लेकिन हरियाणा में गया भी, वहाँ ग्राउंड पर भी गया, लेकिन वहाँ चीज़ों को देखने पर, समझने पर जो चीज़ें दिख रही हैं वो सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच दिख रही है। हाँ, कुछ जगहों पर निर्दलीय बड़े मजबूत हैं, निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ लड़ाई में है, लेकिन इनेलो बसपा का गठबंधन या दुष्यंत चौटाला और भीम आर्मी के आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर का गठबंधन, ये कोई बहुत अच्छी स्थिति में वहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में
नुकसान कांग्रेस का करने की कोशिश पूरी तरह से हो रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सके। या तो खुद चुनाव लोग जीत सकें और न जीतें तो कम से कम इतना वोट वो काट ले जाएं जिससे कांग्रेस को नुकसान हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा दिया जाए। ये स्थिति, ये आरोप वहां पर लग रहे हैं और उन चीज़ों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती इसीलिए बार बार कांग्रेस पर और ख़ास तौर पर राहुल गांधी पर हमलावर हैं, क्योंकि इस समय सबकी निगाहें राहुल गांधी पर हैं। अमेरिका राहुल गांधी गए, वहाँ तमाम समुदाय के लोगों से बात की। जिस तरह से हरियाणा में नैरेटिव सेट कर रहे हैं राहुल गांधी, जो डंकी यानी अवैध तरीके से लोगों को विदेशों में पहुंचाया जाता है, हरियाणा और पंजाब में ये बहुत बड़ी समस्या है, कबूतरबाजी भी उसको कहते हैं। उसी के एक लड़के से वहाँ अमेरिका में राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी, बल्कि ऐसे बहुत से लड़कों से वो मिले थे। फिर आकर उन्होंने करनाल में उस गांव के लड़कों से मुलाकात की, उनके परिवारों से मुलाकात की राहुल गांधी ने। तो इस तरह का जो राहुल गांधी जो कनेक्ट कर रहे हैं आम लोगों से, पीड़ित लोगों से, बेरोजगार लोगों से, ये सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी के फेवर में जा रही हैं। और जैसा बताया मैंने कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उसके अलावा किसान आंदोलन, अग्निपथ योजना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिससे युवा, किसान, पहलवान, ये तमाम लोग नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन बीएसपी की नेता मायावती इसीलिए हमलावर हैं और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो ये सारी चीज़ें, ये सारे आरोप, और जिस आरोप में सच्चाई नहीं है राहुल गांधी ने उसका खंडन कर दिया। और उनका जो पूरा वीडियो है उसमें कहीं से ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि वो आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा कि मैं तो 50% से ज़्यादा सीमा को बढ़ाने के फेवर में हूँ, कि जब तक ये बराबरी के स्तर पर ला नहीं दिया जाता सभी को, ये ज़रूरी चीज़ है। और जाति जनगणना की बात राहुल गांधी ने कही कि हम इसीलिए जाति जनगणना की बात भी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस शब्दावली में, जिस तरह से राहुल गांधी के बयान की आलोचना की, उसी तरह से, उसी बिल्कुल ढर्रे पर, उसी लहजे में बीएसपी नेता मायावती ने भी उनके बयान की आलोचना की है। तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस पार्टी भी ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से वही काम कर रही है, वही बयान दे रही है, उसकी नेता वही बयान दे रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। बहरहाल अब इस स्थिति में कितना नुकसान कर पाएंगी और भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचा पाएंगी, या खुद इनेलो से गठबंधन के बाद वहां पर सीटें जीत पाएगी बहुजन समाज पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक की स्थितियों को देखते हुए यही लग रहा है कि वो बहुजन मायावती अगर लगातार कांग्रेस पार्टी पर और राहुल गांधी पर हमलावर हैं, तो ये साफ दिखा रहा है कि उनका मकसद क्या है, वो किसको चाहती हैं कि फ़ायदा हो और किसको नुकसान हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।